हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर पैडागॉजी का। इसके अलावा हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके इजीली उनको देख सकते हैं, या फिर हमने इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तीनों वीडियोज़ का, वहाँ से भी उनको ईजिली देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप लोग जहाँ से भी अपना पढ़ रहे हैं आप लोग अपना पढ़ते रहिए। सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हैं, कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, जो वीडियोज़ रहेंगी, जो प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, ये आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी मीडियम में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, टोली अवस्था डैश की आयु वर्ग से संबंधित है और विलंबित विकास से डैश से संबंधित है। यानी कि ये बोल रहा है कि भैया गैंग एज इज एसोसिएटेड टू डैश एज ग्रुप, है ना। आपको बताना है गैंग एज किस एज ग्रुप के अंडर आती है, एंड डिले डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश। तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा स्टेजेस के बारे में, तो सबसे पहले आपने पढ़ी होगी इन्फेंसी, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, जो कि 0 से लेके 2 साल तक की आपके लिए होती है। ठीक है, बच्चों के लिए। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है बेसिकली अपने सेंसेस की हेल्प से सीखता है। ठीक है, वो चलना सीखेगा, राइट, वो इस तरीके से लाइक मुंह बनाना सीखेगा, टच करना सीखेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी इन्फेंसी के अंदर आती है। इसके बाद जो आपकी दूसरी आती है, होती है आपकी प्री स्कूल, जो कि होती है आपकी 2 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसको हम प्री स्कूल वाली स्टेज कहते हैं। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है इमेजेस की हेल्प से, ठीक है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करना सीखता है, राइट। और देखिए, इस जो आपकी प्री स्कूल वाली स्टेज होती है, इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, वो इतना लॉजिकल तरीके से चीज़ों को नहीं सोच पाता है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, ये होती है आपकी प्री स्कूल के बाद आपकी मिडिल चाइल्डहुड, राइट। इसके अंदर आपका क्या होता है, मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चा होता है, यानी कि ये स्टेज आपकी 6 से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए होती है। और इसमें जो बच्चा होता है बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, राइट। उसके बाद आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपकी मिडिल चाइल्डहुड के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है, ये होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड। और इसी लेटर चाइल्डहुड जो कि आपकी 8 से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए होती है, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स वाली जो एज होती है आपकी, इसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। और इस एज के अंदर बच्चा क्या होता है, इसी को हम गैंग एज बोल देते हैं, राइट, इसी को हम टोली अवस्था बोल देते हैं। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, इसको ना अपने फ्रेंड्स के साथ समूह बनाना बड़ा पसंद होता है। जैसे जब आप लोग छोटे होंगे स्कूल में, तो आप लोग भी जगह जगह ग्रुप्स बनाते होंगे, है ना। तो एक टोली बनाना इसको बड़ा पसंद होता है, उन बच्चों के साथ रहना बड़ा पसंद होता है, कि वो ग्रुप में जाएं, मीटिंग करें, ये करें, वो करें। तो ये जो एज होती है, यानी कि 8 to 10 ईयर्स वाली जो एज है, यही आपकी एक, इसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टोली अवस्था, समझे। और एक और चीज़ है कि भैया इसके अंदर क्या चीज़ होती है, जब आप टोली में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो उससे एक सोशलाइजेशन वाली जो बेसिकली क्वालिटी होगी, वो क्या होगी, डेवलप होगी, है ना, वो क्वालिटी आपकी जनरेट होगी। तो वही चीज़ है कि इससे आपका क्या होता है कि भैया इसके थ्रू आप लोगों का समाजीकरण भी होता है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एज आती है, और ये जो आपकी लेटर चाइल्डहुड वाली एज है, जो टोली वाली एज है, इसको हम एक प्री एडोलेसेंस एज भी कह देते हैं, यानी कि पूर्व किशोरावस्था का चरण भी इसको हम बोल देते हैं। इसके बाद फिर आपकी एडोलेसेंस वाली एज आती है, समझे। सो इस हिसाब से इसका आंसर क्या रहा, ये रहेगा आपका, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण से संबंधित है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान से सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें ऑप्शंस हैं आपके, आंकड़ों का संचय, परिकल्पना का निरूपण, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, या फिर उद्दीपन पर प्रतिक्रिया। तो देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा ये भी इसके अंदर रहता है, यानी कि आंकड़ों का संचय भी आप करते हैं, राइट। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस ये भी आप लोग करते हैं, परिकल्पना का निरूपण भी आप लोग करते हैं। उसके बाद आप लोग वेरिफिकेशन, मेकिंग जनरलाइजेशन, यानी कि सत्यापन और सामान्यीकरण करना, ये भी आप इसके अंदर करते हैं जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि इट मीन्स उद्दीपन पर प्रतिक्रिया, ये इसके अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपका नहीं आता है, ठीक है, ये इसका चरण नहीं है। सो इसका आंसर होगा आपका 4। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जाना होगा कि इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ डोमेन्स दिए थे। कौन कौन से, कॉग्निटिव, उसके बाद अफेक्टिव, उसके बाद साइकोमीटर, राइट। अब ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सारे आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं, समझे। तो इन्होंने कौन कौन सी चीजें दी थी मैं आपको बता दूं। इन्होंने बोला था कि भैया सबसे पहले रिमेंबर, उसके बाद आपका अंडरस्टैंड, उसके बाद आपका एप्लीकेशन, देन आपका एनालिसिस, देन आपका इवैल्यूएशन, और सबसे एंड में क्रिएट। ये आपका रहेगा। तो इट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मानुभूति,
इन्होंने नहीं दिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या फिर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बताइए। देखिए इसका आंसर आपका रहेगा TAT यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसके ना देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली दिया किसने था, तो ये आपका हेनरी मरे ने दिया था और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इस परीक्षण के अंदर क्या होता है ना कि जो भी बेसिकली प्रतिभागी होते हैं उनको एक अस्पष्ट चित्र दे दिया जाता है, साथ में कुछ परीक्षण सामग्री भी दे दी जाती हैं। और इस परीक्षण के थ्रू क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व, साथ में उसकी जो भावनात्मक बेसिकली जो कंट्रोल है उसका चीज़ों पर, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो बेसिकली उजागर करता है कि उसका बेसिकली कितना भावनात्मक नियंत्रण है अपनी चीज़ों के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमें एक जो है TAT से पता चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक समय अवधि क्या है? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग साइकिल, ये माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं, बताइए। देखिए इसका होता है आपका 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट या फिर 36 मिनट। तो इसका आंसर होता है आपका 36 मिनट। वो कैसे, ये भी हम जानेंगे। आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो देखिए 36 मिनट्स होता है, यानी कि सबसे पहले इसमें आपका टीच रहेगा 6 मिनट का, उसके बाद आपका फीडबैक रहेगा 6 मिनट का, उसके बाद आपका अगेन क्या रहेगा, रीप्लान रहेगा जो कि 12 मिनट का रहेगा, उसके बाद आपका अगेन रीटीच रहेगा जो कि 6 मिनट का रहेगा, देन आपका अगेन री फीडबैक रहेगा जो कि 6 मिनट का रहेगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 36 मिनट्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। ठीक है, आरबी कैटल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस ऑफ आरबी कैटल इज इक्विवेलेंट टू, बताइए। जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स या फिर सोशल फैक्टर्स। आपने पढ़ा होगा ये आरबी कैटल के बारे में, राइट। तो इसका आंसर रहता है बेसिकली आपका वंशानुगत कारकों के, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक मिनट, सॉरी पता नहीं गले में क्या हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेश में सबसे बड़ी बाधा क्या है, बताइए। सामाजिक बाधाएं, जो समावेश में ना आपका यानी कि इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन इंक्लूजन, बताइए। सामाजिक बाधाएं, संचार में समय की बर्बादी, मिथ्या बोध या फिर वास्तविक बाधाएं, सोशल बैरियर्स, वेस्टेज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर फिजिकल बैरियर्स। तो क्या रहता है जी, सोशल बैरियर्स, राइट, यानी कि सामाजिक बाधाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल? हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना या फिर प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद यस और नो, डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लिसनिंग, यूजिंग एनकरेजिंग मैथड्स व्हाइल क्वेश्चनिंग या फिर एनकरेज क्वेश्चनिंग, बताइए। सो इसका आंसर आपका रहेगा हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ठीक है। सो ये बेसिकली एक सही मेथड नहीं होता है क्वेश्चनिंग स्किल के लिए, समझे। क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स हैज बीन गिवन अ ट्रायल फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? फटाक से अपने ऑप्शन देखेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। इसमें आपका एनरिचमेंट अप्रोच, एक्सीलरेशन अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। देखिए तो बड़ा सिंपल है यार, इसको तो आप सीधा ऑप्शन में से देख के बता सकते हैं। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आपने पढ़ा भी होगा तो सीधा इसका हम यूज़ करते हैं कि भैया बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ थोड़ी डाउन सी मुझे फील हो रही है। चलिए, यह है आपका, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण सूत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग? ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को पढ़ाना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाना। देखो ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल सही ऑप्शन है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ही पढ़ाना चाहिए, भी बिल्कुल ठीक है। सामान्य से विशेष, यहाँ पे कुछ थोड़ी गड़बड़ लग रही है हमें। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो ये यानी कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बेसिकली गलत है। सामान्य से विशेष की ओर नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बल्कि विशेष से सामान्य की ओर बच्चों को लेके जाना चाहिए, समझे।
सो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सो इसी तरीके से हम डेली अब कुछ 10-10, 12-12 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे हम लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और साथ में यूनिटी भी बनाकर रहेंगे। थैंक यू।